There are different types of borrowers. There are different types of borrowers. There are different types of borrowers. But on a broad basis, we can identify them in three kinds. First is prime borrowers. Second is subprime borrowers. And third is over leveraged borrowers. Over leveraged. There are three kinds of borrowers: prime borrowers, subprime, and over leveraged borrowers. Now, what is the difference between these kinds of borrowers? The difference lies in their paying capacity. Paying capacity or paying ability. Paying ability regarding what? Regarding loans. जैसे मान लो मैंने कोई एक लोन दिया किसी को, ठीक है, एक लोन है। अब लोन अगर मैंने किसी को दिया, अगर वो टाइम पे चुका देता है, इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है, प्रिंसिपल भी दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्राइम बोरोवर। मतलब प्राइम बोरोवर हु इज हैविंग द कैपेसिटी टू रीपे द लोन। तो प्राइम बोरोवर कौन सा होता है? जो रीपे कर दे। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट सर्वेंट। इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट को बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योर होती है। अभी कोविड में देख लो आप, भले से बिजनेसेस आपके कितने सारे के सारे ठप हो गए होंगे, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी अभी भी मिलती है, ठीक है। हम अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी मिल रही है, अगर हमें घर बिठा दिया है कि आप काम करो तो भी मिल रही है, कोई कोविड पॉजिटिव हो गया, एडमिट है, तो भी सैलरी मिल रही है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में क्या होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट आर प्राइम बोरोवर्स। जनरली ये माना जाता है कि वो प्राइम बोरोवर्स होते हैं। अब हो सकता है बीच में किसी ने गवर्नमेंट सर्वेंट के टाइम पे, जॉब के टाइम पे लोन लिया हो और बाद में वो जॉब छोड़ दे, ठीक है, तो फिर वो प्राइम बोरोवर नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइम बोरोवर तब तक है जब तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। या फिर आप रतन टाटा को ले लो, मान लो आज तक रतन टाटा ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, तो रतन टाटा का भी मार्केट में अच्छा नाम है, तो उनको भी हम कह सकते हैं प्राइम बोरोवर। प्राइम बोरोवर मतलब जो लोन लेता है तो उसको चुका भी देता है। दूसरा होता है सब प्राइम। सब प्राइम बोरोवर्स, सब प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं जो लोन चुकाते भी हैं, नहीं भी चुकाते, मतलब उनका कोई वो नहीं होता। मतलब वो लोन में क्या करते हैं, मतलब विलफुल डिफॉल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर 100 सब प्राइम बोरोवर्स को आपने दिया, तो 100 में से हो सकता है कि आपके 50 लोन चुकाएं और 50 नहीं चुकाए, या हो सकता है 100 के 100 ना चुकाए। मतलब सब प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं जिनकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, जो लोन रीपे नहीं कर सकते। जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, मैं आपको लोन दे दूं 1 करोड़ का, आप कहां से उसको पे करोगे? यू आर ए सब प्राइम बोरोवर। तो सब प्राइम बोरोवर वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है वापस से लोन को रीफंड, ठीक है, करने की, ठीक है। तो प्राइम वाले वो होते हैं जो लोन रीपे कर देते हैं आसानी से। सब प्राइम वाले जो रीपे नहीं कर पाते, या रीपे करते हैं तो डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब कुछ टाइम तक पे करेंगे, उसके बाद डिफॉल्ट कर जाएंगे। जैसे आपको अगर मैं 1 करोड़ का लोन दूं, तो उस 1 करोड़ में से ही आप कुछ टाइम तो किस्तें दोगे, लेकिन फिर बाद में आप क्या करोगे? आपने बाकी का खर्च कर दिया होगा, तो वो तो पैसा आप पे नहीं कर पाओगे। तो सब प्राइम वाले वो होते हैं जो कुछ टाइम तक आपका लोन की कुछ किस्तें चुकाते हैं, बाद में वो डिफॉल्ट कर देते हैं। ओवर लेवरेज बोरोवर्स वो हैं जो ऑलरेडी, जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा है, जैसे कि आपका विजय माल्या, ठीक है। जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है। लेवरेज का मतलब यहाँ पे डेट है, डेट डेट मतलब उधारी। ओवर लेवरेज मतलब ऑलरेडी उन्होंने इतना कर्जा ले रखा है कि
वो अब अगर उनको नया लोन देंगे तो नया लोन चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये जो दो आपके बोरोवर्स हैं ये वाले, सब प्राइम एंड योर ओवर लेवरेज, दे आर वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इनको अगर आप लोन दे दोगे, there are chances that loan will not come back. Okay, so there are three types of borrowers: prime borrowers, subprime borrowers and over leveraged borrowers. ठीक है, तीन तरह के borrowers होते हैं। ठीक है, बॉन्ड यील्ड की स्लाइड्स भी समझ लेंगे। ठीक है, तो बोरोवर्स अब देखो, इसी को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। इसी में आपको तीन तरह के बोरोवर्स याद रखने हैं: प्राइम, सब प्राइम एंड ओवर लेवरेज। बेसल नॉर्म्स में यही चीज काम में आएगी। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ। हुआ क्या था, जो 2008 और 2009 में यूएस में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, देखो नाम ही क्या है, सब प्राइम क्राइसिस। नाम ही इसका सब प्राइम क्राइसिस। सब प्राइम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूएस में ये क्राइसिस आया था, उसका रीजन ये था कि सब प्राइम बोरोवर्स और ओवर लेवरेज बोरोवर्स, इन दोनों को लोन्स दे दिए गए। और लोन किस में दिए गए थे? बहुत ज्यादा क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी। बाद में क्या किया, और सबने डिफॉल्ट कर दिया है। सबने डिफॉल्ट कर दिया, तो वहां के बैंकों से लोन मिले थे, तो सारे बैंक्स डूब गए। ठीक है, बैंक्स डूब गए, साथ में वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। बैंक्स के पास पैसा रहा नहीं बाकी कंट्री कंपनीज और इंडस्ट्रीज वगैरह को देने के लिए, इकोनॉमी को देने के लिए। इन बैंक्स ने भी क्या किया था, इसमें गलती इन बैंक्स की थी। बैंक्स को पता था कि ये लोन नहीं दे सकते, फिर भी बैंक्स ने इनको लोन दिया, और उसी वजह से ये सारे के सारे डिफॉल्ट कर गए। बाद में बैंक्स को भी नुकसान हुआ, इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट भी क्रैश किया वहां का। और इसी समय एक बहुत बड़ी आपकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी, जिसे हम लेमैन ब्रदर्स कहते हैं। ये भी डूब गई। ठीक है, ये बहुत जानी मानी इन्वेस्टमेंट फर्म थी। होता क्या है, हमारे यहाँ पे बैंक का मतलब होता है बैंक। हमारे यहाँ पे बैंक क्या करता है, हमारे यहाँ पे बैंक सिर्फ क्या करता है, लोन देता है आपको, आपका सेविंग अकाउंट खोलता है। लेकिन वहां पे यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में बैंक के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे वहां पे एक बैंक होगा जो सिर्फ आपको क्रेडिट देगा, यानी लोन का काम करता है, वो लोन देता है। एक बैंक होगा जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है। तो वहां पे बैंक के भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं, कि ये इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, ये लोन डिवीजन है। तो ये जो सारा झोल हुआ था, ये जो सारी गड़बड़ हुई थी, वो इसकी वजह से हुई थी। ठीक है, और उसका कारण क्या था? ग्रीड, लालच। ठीक है, और यही 2008-9 में जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो जरूरत पड़ी कि ऐसा कुछ रेगुलेशन लाया जाए ताकि ऐसा आगे ना हो, और अगर हो तो बैंक्स ना डूबे। इसलिए 2010 में बेसल 3 नॉर्म्स आया था। अब ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो हम आगे डिटेल में जब बेसल पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि अभी इनकी डेफिनेशन यूज हुई है, तो वहां पे जब मैं प्राइम और सब प्राइम बोरोवर्स यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए क्या है ओवर लेवरेज, क्या है। तो इनको लोन देने की वजह से वहां के बैंक्स डूबे, क्योंकि लोन वापस मिला नहीं। बैंक्स डूबे तो इकोनॉमी को पैसा नहीं मिला। जब बैंक्स डूबेंगे तो आपके स्टॉक मार्केट भी आपका क्रैश कर गया,
और इस वजह से वहां इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ, तो वर्ल्ड की जितनी भी सारी इकोनॉमी थी उनमें स्लो डाउन आया। क्यों स्लो डाउन आया? क्योंकि सारी इंटरकनेक्टेड है। वी विल सी दैट इन डिटेल। ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस, और ये पूरा एक क्लास लेके जाएगा आगे। पहले अभी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, जब बेसल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसल में 2010 में आप लेके आए बेसल नॉर्म्स। देखो पहला बेसल कब आया? 1988 में, दूसरा आया 2004 में, तीसरा आया 2010 में। लेकिन इंडिया में अभी तक बेसल 3 नॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। अभी तक हम किस पे चल रहे हैं? बेसल 2 पे चल रहे हैं, क्योंकि बेसल 3 के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उतना पैसा अभी नहीं है हमारे बैंक के पास। ठीक है, तो बेसल जो है आपका, बेसल कुछ नहीं है। बेसल नॉर्म्स क्या है? बैंक्स को बचाते हैं। जैसे आपका सीआरआर एसएलआर बचाता था बैंक रन से, ऐसे बेसल नॉर्म्स भी आपके बैंक्स को रिस्क से बचाते हैं, मतलब बैंक रन से। अगर आपके पास सीआरआर एसएलआर का सारा पैसा खत्म हो गया, उसके बाद जो आपने लोन दिया था वो सारा एनपीए बन गया, मतलब बैंक के पास कुछ भी नहीं बचा, सीआरआर एसएलआर भी नहीं है, लोन में जो पैसा दिया वो भी वापस नहीं आया, उस केस में उस बैंक को कौन बचाएगा? बेसल कैपिटल। कौन सा पैसा बचाएगा? बेसल कैपिटल। तो आप ऐसे समझो कि जैसे आपने ये आपका सीआरआर एसएलआर एक तरह का बफर था, उस बफर का भी एक बफर है जिसे हम कहते हैं बेसल, और उस बेसल पे भी एक और बफर है जिसे कहते हैं काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो आप ये समझ लो 3 लेयर प्रोटेक्शन है ये। अगर सीआरआर एसएलआर फेल हो गया तो ये आपका बेसल बचाएगा, अगर बेसल भी फेल हो गया तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर बचाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे बेसल क्या है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या है, सब प्राइम क्राइसिस कैसे आया, क्यों लोन दिया गया, ठीक है, क्या फायदा था बैंक को इतना इनको भी लोन देने में, कहाँ गड़बड़ हुई जो बैंक्स डूब गए, कैसे लेमैन ब्रदर्स इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म डूब गए। ओके, तो वो हम देखेंगे जब हम बेसल देखेंगे। अभी राइट नाउ वी आर इन डेफिनेशंस। ओके, तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अभी आपको क्लियर होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के लिए। देखो प्रीलिम्स में कभी कोई, इसके स्क्रीनशॉट लो आप, देखो प्रीलिम्स में कभी कोई नहीं पूछेगा सब प्राइम क्राइसिस क्यों आया, या मेंस में भी नहीं पूछेगा। मेंस में ज्यादा ज्यादा बेसल नॉर्म्स पे आपको शॉर्ट नोट दे देगा। आना तो आपको सिर्फ बेसल नॉर्म्स चाहिए, लेकिन बेसल नॉर्म्स आया क्यों, उसके लिए सब प्राइम क्राइसिस देखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, ये जो सब प्राइम क्राइसिस आया, ठीक है, इसको एसपीसी लिख लेते हैं। इस सब प्राइम क्राइसिस के दौरान ही दो चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, वैसे तो करता रहता है आपका यूएस, हमने देखा अभी तक 1961 में यूज किया था सबसे पहले ऑपरेशन ट्विस्ट। तो यहाँ पे दो चीजें ये यूज करता रहता है, दो चीजें यूज करी इसने, एक तो क्वांटिटेटिव ईजिंग, और दूसरा उसके बाद शुरू करी इसने फेडरल टेपरिंग। फेडरल टेपरिंग, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है पैसे, पहले इसने सिस्टम में बहुत सारी मनी सप्लाई बढ़ाई, बढ़ानी पड़ेगी ना, पूरा इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, रिसेशन में चली गई, और उसके बाद जब इसको लगा कि अब इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो उसने मनी सप्लाई को घटाना शुरू किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग हमारी कौन सी पॉलिसी है? इजी मनी पॉलिसी। और फेडरल टेपरिंग कौन सी? टाइट मनी पॉलिसी। कंसेप्ट इज सेम, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ानी है घटानी, कंसेप्ट इज सेम बट नेम इज डिफरेंट। वहां पे उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोला गया। क्वांटिटेटिव ईजिंग, देखो हम क्वांटिटेटिव टूल्स ही बोलते हैं ना इनको, जब सारे सिस्टम में पैसा बढ़ाते हैं तो उनको क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू बढ़ाते हैं। तो इसने भी क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू बढ़ाया, फेडरल रेट कम करके, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग में। बाद में इसने फेडरल टेपरिंग करना शुरू कर दिया, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर दिया, और जो अपनी, जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट होती है वहां पे फेडरल रेट होती है, अपनी फेडरल रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पहले केस में तो क्या करेगा, इस वाले केस में फेडरल रेट को कम कर देगा, साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगा, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, लोगों को पैसा दे देगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे जो है आपका, इसने क्वांटिटेटिव ईजिंग और फेडरल टेपरिंग ये दोनों चीजें कर।
क्यों? क्योंकि पहले इसको मनी सप्लाई बढ़ानी थी, बाद में इसको मनी सप्लाई घटानी थी। और जब ये मनी सप्लाई बढ़ा रहा था तो सिर्फ यूएस की मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही थी, यूएस में उस समय बहुत स्लो डाउन था, तो जो यूएस में पैसा जितना भी आ रहा था लोग उसको यूएस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लोग उसको बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे जहां पे उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। और इसी वजह से जब ये वापस से पैसा निकालेगा, ये पैसा निकालेगा, तो जो यूएस से बाहर जिन मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट हुआ था वो सारा पैसा भी वापस निकलेगा। और इस वजह से यूएस की वजह से बाकी के मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि यूएस में जब स्लो डाउन, देखो अगर मेरी कंट्री में स्लो डाउन है, मान लो इंडिया में, अब मान लो गवर्नमेंट पैसा बढ़ा रही है, मैं बैंक हूँ, अब मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं उसको इंडिया में तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी स्लो डाउन है, मुझे इंटरेस्ट रेट कहीं अच्छा मिलेगा ही नहीं, और क्या भरोसा मैं लोन भी दूं तो वापस आएगा। मैं क्या करूंगा, उसको बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे मुझे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में या किसी और तरह के बॉन्ड्स में मुझे अच्छा पैसा मिलता है। तो इस वजह से जब मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, जिस दिन मेरी इकोनॉमी सुधरने लग गई मैं वहां से पैसा निकालना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने जब वहां इन्वेस्ट किया तो वहां की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन जैसे मैं वहां से पैसा निकालना शुरू करूंगा वहां की इकोनॉमी क्या होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे सब प्राइम क्राइसिस में कैसे क्या हुआ, कैसे इंडिया में इन्वेस्ट हुआ, क्या हुआ उससे फर्क। ठीक है, तो आपको ये तीनों बोरोवर्स पता होने चाहिए। इसमें ओवर लेवरेज मैंने एक्सप्लेन वो लिखा नहीं है स्लाइड में, ठीक है, वो आप खुद से लिख लेना। सब प्राइम क्राइसिस, एसपीसी इज सब प्राइम क्राइसिस, ओके, सब प्राइम क्राइसिस। मुशरत क्लियर है, सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा था सब प्राइम क्राइसिस। सो प्राइम बोरोवर्स आर दोज हु हैव द कैपेसिटी टू पे देयर डेट, जो अपने डेट को वापस से पे कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सब प्राइम बोरोवर्स। ठीक है, सेकंड है आपका, इनको इजी लोन दे देती है बैंक। ठीक है, मैंने बोला आपको गवर्नमेंट सर्वेंट, कैसे लोन देती है, जैसे हमारा क्या होता है, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो हमारा इनकम पहले ही हमारा इनकम टैक्स है ना वो कट के आता है, मतलब हमारा पहले डिडक्ट हो जाता है जब मेरी सैलरी मिलती है, या आप भी जब केएस बनोगे आईएएस बनोगे तो आपकी भी सैलरी मिलेगी, तो आप देखोगे आपकी सैलरी स्लिप में, मैं दिखाऊंगा अपनी आपको जब बजट बढ़ाऊंगा, तो आपकी सैलरी स्लिप में यहाँ पे पहले से ही आपका टैक्स कट के आता है। ठीक है, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सोर्स क्या है आपका, आपकी कंपनी, तो वहीं से पहले ही आपका कट के आता है टैक्स। ठीक है, तो इनको क्या है, इनको हम भरते हैं तो इनको सबको बैंक्स को पता होता है। ठीक है, जैसे मेरा एसबीआई बैंक है उसको पता है कि ये हर साल इतना टैक्स देता है, इसका मतलब ये क्या है, प्राइम बोरोवर, और ये रेगुलरली टैक्स देता है, इतने साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, प्राइम बोरोवर्स। ठीक है, फिर उनका सिबिल स्कोर भी आप देख सकते हो, सिबिल स्कोर होता है आपका एक, नेट पे जाके आप देख सकते हो किसी का भी सिबिल स्कोर, इसने कौन कौन से लोन लिए थे, कब डिफॉल्ट किया, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो यू विल गेट एन इजी लोन। ठीक है, सेकंड है सब प्राइम बोरोवर्स। सम प्राइम बोरोवर्स आर दोज हु डोंट हैव द कैपेसिटी टू रीपे देयर डेट। ठीक है, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, अभी आपको बताया, कुछ किस्तें करेंगे पे उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ किस्त पे करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। जैसे आपके स्टूडेंट नहीं होते, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट वो है जो डेली पढ़ता है, मतलब डेली स्टडी, मतलब डेली वाले से वो 2 घंटे पढ़े वो पढ़ता है, ही और शी विल गेट सेलेक्टेड। एक स्टूडेंट ऐसा है जो शुरू में तो 6-6 घंटे पढ़ा और बाद में उसने पढ़ना ही बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो बाद में जाके आपकी कंटिन्यूटी खत्म, आप रेस से बाहर। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाला कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी तोप हो तो 4 दिन पढ़ के, या रेगुलर पहले चल जाता था, पहले चल जाता था, पहले रटने वाला सिस्टम होता था, आजकल रटने वाला सिस्टम थोड़ा कम हो गया, समझने वाला है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, करंट से आता है ये सब। ठीक है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो बैंक्स आर रिलक्टेंट इन गिविंग लोन्स टू सच बोरोवर्स, देखो रिलक्टेंट होते हैं, नहीं देना चाहते, फिर भी यूएस में दिया गया और इस वजह से वहां का सब प्राइम, द सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008-9 वाज बिकॉज ऑफ सच बोरोवर्स। यहीं पे ओवर लेवरेज वाला भी लिख लेना आप। ठीक है, जो पहले से जिन पे हाई डेट होता है, दोज हैविंग हाई डेट ऑलरेडी। ठीक है, और उसमें भी बैंक्स आर रिलक्टेंट टू गिव लोन टू सच। ठीक है, तो जो आपका सब प्राइम क्राइसिस आया 2008-9 में, वो आपका
ओवर लेवरेज और सब प्राइम बोरोवर्स की वजह से आया। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल में कैसे आया। तो ये आपका सब प्राइम एंड प्राइम बोरोवर्स। नेक्स्ट इज वेज एंड मींस एडवांसेस, WM। ठीक है, न्यूज में चलता रहता है, आप पढ़ोगे। ठीक है, वैसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में कोई नहीं पूछेगा। स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेगा। ठीक है, तो वेज एंड मींस एडवांसेस कुछ नहीं होता। ऐसे होता है जैसे कि मान लो मैं अभी ऑफिस में, चलो मान लो SR का ही ले लेते हैं एग्जांपल। SR में ऑफिस में काफी लोग काम करते हैं। मान लो उनमें से किसी के घर में शादी है। अब वो क्या बोले कि मेरे को है ना 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दो। ठीक है, 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दो, क्यों? क्योंकि शादी के लिए जरूरत है। अब शादी में उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे ही जो आपका आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों को मैं आपको पहले ही बता चुका। दोनों ही केस में इनके पास भी पैसा नहीं होता है। इनका रेवेन्यू तो कम है और इनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्स है। ठीक है, ज्यादातर टैक्स है, या फिर आपका रेवेन्यू का सोर्स क्या है? दोनों के लिए रेवेन्यू का सोर्स स्टेट के लिए देखो मेनली वैट था। स्टेट के लिए वैट रेवेन्यू का मेन सोर्स था। उसको तो आपने किस में डाल दिया? GST में डाल दिया। ज्यादातर वैट्स को, सबको नहीं डाला है। अब स्टेट के लिए जो मेन रेवेन्यू का सोर्स रह गया, एक तो पेट्रोल से आता है, एक आपका लिकर से आता है। जो पीने वाला लिकर होता है उस पर स्टेट टैक्स लेता है। ठीक है, तो पेट्रोल, लिकर, टोबैको, या फिर अगर इंडस्ट्रीज हैं तो उस इंडस्ट्रीज से कुछ मिलता है इसको। अब हर स्टेट में तो इंडस्ट्रीज है, तो मेन सोर्स इनकम का इनका था वैट। वैट तो किस में चला गया? GST में चला गया। ज्यादातर चीजों पे वैट GST में चला गया। पहले स्टेट अपनी मर्जी से कुछ भी वैट लगाता था, तो हर हर जो चीज होती थी, हर आइटम पे अलग अलग वैट होता था। अब वो सारा अधिकतर GST में चला गया इन कुछ चीजों को छोड़ के। ठीक है, दूसरा क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किससे मिलता है पैसा? GST से मिलता है, इनकम टैक्स से मिलता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है। फिर आपको पता है कि जब मिलेगा पैसा तो उसमें से फाइनेंस जो आपका है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपका क्या बोलता है कि आपको उसमें से पहले 42% देना होता था। ठीक है, अब उसमें से 1% कम कर दिया है। यानी अगर आपको 100 रुपए मिले तो इसका एक बड़ा पार्ट तो आप स्टेट्स को दे देते हो। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे ही पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा स्लो डाउन। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब GST इंप्लीमेंट किया था तब भी दिक्कत आई थी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे शादी में, कभी मेरे घर में शादी आ गई तो मेरे को पैसों की जरूरत है, कभी मान लो कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो पैसों की जरूरत है। यानी जैसे यहाँ पे हमें डेली बेसिस पे कभी इमरजेंसी आती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है या रेवेन्यू है वो है बड़ा कम। मतलब कमाई तो इसकी आमदनी तो अठन्नी है। अठन्नी मतलब 50 पैसे, और खर्चा इसका रुपया है, मतलब 1 रुपया। 50 पैसे आते हैं और 1 रुपया खर्च हो जाता है। क्यों 1 रुपया खर्च हो जाता है? क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी चला रखी है, पॉपुलिस्ट स्कीम्स, लीकेज बहुत सारा है। ठीक है, फिर फिजिकल डेफिसिट का इंटरेस्ट देना पड़ता है जितनी बोलोगे से। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि इस पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हमेशा क्या है, इनको पैसों की जरूरत होती है। तो पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए RBI ने, जैसे यहाँ पे हम इसको एडवांस दे रहे हैं ना, जैसे परवीन सर ने इसको एडवांस दे दिया कि 1 साल का एडवांस दे दो, RBI भी इनके लिए एक विंडो ओपन रखती है कि आप जब चाहो इमरजेंसी में पैसा ले सकते हो RBI से। तो RBI से कितने महीने के लिए ले सकते हो आप? 3 महीने के लिए, 90 डेज के लिए। तो 90, ये दोनों ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 90 डेज के लिए आप पैसा ले सकते हो। वो किस रेट पे लोगे? रेपो रेट।
रेपो रेट पे आप 90 डेज के लिए इमरजेंसी में, ठीक है, आपको पैसा चाहिए। अब क्या होता है, आरबीआई ये लिमिट डिसाइड करती है कितनी रखनी, कि कितना पैसा आप ले सकते हो, ये लिमिट डिसाइड करती है। तो ये लिमिट जैसे मान लो पहले आपकी, मान लो 20,000 करोड़ थी, 20,000 करोड़। अब कोविड चल रहा है, तो कोविड के टाइम क्या किया है, इसने इस लिमिट को बढ़ा दिया है। इस लिमिट को बढ़ा के लगभग 51, ऐसे एग्जैक्ट फिगर ये 51,560 करोड़, ठीक है। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट को क्यों बढ़ाया है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो आरबीआई हर तरीके से सिस्टम में पैसा बढ़ाना चाहता है। अभी वही चल रहा है, क्योंकि अगर रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी कुछ नहीं है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने का तरीका है। अब आप सोचोगे कि हमने 90 दिन के लिए पैसा दे दिया, क्या इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जरूरत होती है? रेपो रेट होता है, 90 दिन के बाद अगर पैसा नहीं दिया 90 दिन तक तो फिर क्या होता है? तो ये स्लाइड की कॉपी ले लो, दो तीन चीजें और बताता हूँ जो पेपर के लिए हो सकता है ज्यादा डीप में पूछे तो प्रीलिम्स में आ जाएगा, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है स्पेशल WM, वेज एंड मीन्स एडवांसेस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, WM। और दूसरा होता है नॉर्मल WM। अगर आप स्पेशल WM में लेते हो लोन तो होगा तो 90 डेज के लिए, देखो लिमिट वही है 90 डेज, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो रेट मिलेगी वो रेपो रेट से 1% कम आपको इंटरेस्ट देना है। एक आपकी चीज, एक आपके उसके लिए नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं कि ये पेपर में आपके मुश्किल ही पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में घुस गया हम। इतना तो मेरे ख्याल से कोई जो बैंकिंग या क्या अकाउंटेंसी वाले कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। हम इसमें स्पेशल, हमें सिर्फ WM पता होना चाहिए। सुन लो, समझ आए बहुत अच्छी बात है, नहीं वापस से रिकॉर्डिंग को एक बार देखते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो स्पेशल WM में क्या होता है, 90 डेज के लिए मिलेगा, लेकिन रेपो रेट से 1% कम आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेटरल रखी जाती है। स्टेट ले रहा है या सेंटर ले रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल रखेगा। यहाँ पे रेट आपको इंटरेस्ट कितना देना है, रेपो रेट -1, ठीक है। लेकिन जब आपका स्पेशल WM में मान लो किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, उसको अगर नॉर्मल WM में आप लेते हो तो नॉर्मल WM में कोई कोलेटरल नहीं है, ये भी 90 डेज के लिए, और इस पे भी आपका, लेकिन इस पे आपको इंटरेस्ट कितना देना है, रेपो रेट। जितना आपका रेपो रेट है उतना आपका इंटरेस्ट देना है। मान लो 4% है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना देना था, 3%, और यहाँ पे आपको कितना देना है, 4%, जो रेपो रेट है वो, ठीक है। तो 90 डेज के लिए मिलता है। अब होगा क्या, मान लो मैंने 90 डेज तक नहीं चुकाया, मैंने 90 डेज तक लोन नहीं चुकाया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितने दिन तक आप एक्स्ट्रा रखोगे उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है, आरबीआई ने डिसाइड किया कि आप पैसा कितना है, 51,560 करोड़, ठीक है, इतना WMA के लिए डिसाइड किया। ये टोटल पैसा है WMA के लिए, इसमें से सेंटर को लेना है, इसमें से स्टेट को लेना है। अब अगर इस पैसे के ऊपर आप लेते हो कुछ भी लोन, मतलब WMA में ये लिमिट है, इस लिमिट के ऊपर आप लेते हो तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस वाली लिमिट तो खत्म हो गई। अब आप अगर इसके ऊपर लेते हो तो वो कहलाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा लोगे तो आपको तब इंटरेस्ट देना है रेपो रेट +2%, रेपो रेट +2%, ठीक है। अब जैसे पहले आपको मैंने बताया, पहले लगभग ये 20-21 हजार करोड़ के आसपास थी ये लिमिट। अब इतने से तो गवर्नमेंट का काम चलेगा नहीं, और अगर इसके ऊपर लेती तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट खुद देना पड़ेगा, इसलिए आरबीआई ने ये लिमिट बढ़ा दी ताकि गवर्नमेंट को सस्ते में मिल जाए, रेपो रेट पे पैसा मिल जाए, या अगर वो स्पेशल WMA में ले रहा है तो रेपो रेट से 1% कम पे मिल जाए। दूसरी चीज,
अगर आपने 90 डेज तक लोन नहीं चुकाया, जो हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो जब आप उससे ऊपर लोन ले, तो दूसरा अगर आपने 90 डेज तक लोन नहीं चुकाया तो उसके बाद आपकी ओवरड्राफ्ट शुरू हो जाती है। किसके सेंस में? टाइम के सेंस में। फिर आरबीआई ने बोला है कि 90 डेज के ऊपर जितने टाइम तक आप पैसा रखोगे एक्स्ट्रा, उसमें भी आपको क्या इंटरेस्ट देना है? रेपो रेट प्लस 2%। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आप इतना समझो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक विंडो है। एक विंडो किस तरह की है? मनी सप्लाई की विंडो है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इमरजेंसी में, क्योंकि उनको हमेशा पैसों की जरूरत होती है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब ये कितना पैसा रखना है वो आरबीआई डिसाइड करता है। अगर आरबीआई को लगता है सिस्टम में स्लो डाउन है तो इसको बढ़ा देगा, और अगर लगता है सिस्टम ठीक चल रहा है तो इसको कम कर देगा। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा ले सकते हैं, जितनी उसे लिमिट रखी है उतना ले सकते हैं। स्पेशल डब्ल्यूएमए में लेंगे तो रेपो रेट से 1% कम देना है, नॉर्मल डब्ल्यूएमए में लेंगे तो रेपो रेट जितना इंटरेस्ट देना है। 90 दिन तक के लिए ले सकते हैं, अगर 90 दिन के ऊपर जाते हैं तो उन्हें रेपो रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने दिन तक आप रख सकते हो वो भी आरबीआई डिसाइड करती है। जैसे अभी आप आरबीआई ने ये पहले 14 डेज थी, मतलब 90 के ऊपर आप 14 डेज तक एक्स्ट्रा रख सकते हो, उसको बढ़ा के 21 डेज कर दिया। सीधी सी बात ये, यहाँ पे आरबीआई का मेन एम है सिस्टम में मनी सप्लाई को बढ़ाना। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में आपको याद रखने वाली चीज ये है कि आरबीआई इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रेपो रेट। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर होना जरूरी है पेपर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्लाइड्स पढ़ लो। आरबीआई हेल्प्स द गवर्नमेंट in case of mismatch between revenue and expenditure। ठीक है, अभी आरबीआई ने लिमिट को इंक्रीज कर दिया। पहले आपकी 21,000 समथिंग थी, मैंने बोला, उसको बढ़ा के 60% कर दिया। ठीक है, 30% से 60% कर दिया। ये फिस्कल डेफिसिट का पार्ट नहीं। देखो सबसे बड़ी खास बात ये वाली बात, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट का पार्ट नहीं है। फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, मार्केट बोरोइंग्स। ओके, ये आपकी बजटरी डेफिसिट तो हम जीरो कर देते हैं हर साल। ठीक है, इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, कन्वेंशन है, इसको हमें जीरो करना है। ठीक है, हम जब भी आप अपना बजट देखोगे तो बजट में आप देखना, बजट में लिखा होता है 100 रुपए कमाया और 100 रुपए खर्चा किया। 100 रुपए कमाया और 100 रुपए खर्चा किया, तो जितना आपका रेवेन्यू है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर है। तो आपका फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? बजटरी डेफिसिट कितना है? बजटरी डेफिसिट इन दोनों का डिफरेंस हो तो जीरो हो गया। आप कोई भी बजट उठा के देख लो, इस साल का देख लो, पुराने साल, मतलब पुराने साल का देख लो, उससे पुराने साल का देख लो, इस साल का देख लो, किसी भी साल का देख लो, बजटरी डेफिसिट जीरो मिलेगा। बजटरी डेफिसिट का मतलब है जितना पैसा आया उतना ही खर्चा किया। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट तो, हमारा रेवेन्यू तो कम होता है, एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आता है। लेकिन हम बजट में कभी भी ये नेगेटिव नहीं दिखाते। वो नेगेटिव हम कहाँ शो करते हैं? फिस्कल डेफिसिट। पहले क्या होता था 1997 से पहले, जब ये फिस्कल डेफिसिट नहीं आया था, सुषमा चक्रवर्ती ने ये डिवाइस नहीं किया था, बजटरी डेफिसिट आपका जीरो हो जाता था। अब आप बजट देखोगे तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए तो 100 ही खर्च किए, यानी गवर्नमेंट ने कहीं से उधारी ली नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट उधारी लेती थी, लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट में दिखेगी, वो कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। तो बजटरी डेफिसिट में तो दिखती ही नहीं थी। बजटरी डेफिसिट तो हमेशा जीरो होगा। जब बजट का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे तो क्या लगेगा मुझे कि मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही, कोई उधारी नहीं ले रही। तो फिर 1997 में ये बात उठी कि भाई ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा लोगों को, यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये कंसेप्ट है। फिस्कल डेफिसिट बताता है आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये तो आपने जीरो कर दिया, लेकिन ये आपका दिखाता है कि कितनी बोरिंग्स है। जैसे मान लो 100 थे आपके पास, आपने ये फिस्कल डेफिसिट
बजट डेफिसिट आपने 0 कर दिया, और यहाँ पे मान लो आपका रेवेन्यू था 60 और आपने खर्च किया था 100। इसको तो क्या कर देते हो आप, 100 कर देते हो 40 ऐड करके, तो ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। ये 40 जो आपने ऐड करे ये कहाँ से लाए, आप उधारी में लाए, तो वो यहाँ पे दिखाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, तो +40। ये 40 आपकी क्या दिखा रहा है, मार्केट बोरोइंग्स, यानी कि मैं 40 रुपए उधार लेके आया। पहले क्या था, पहले तो ये दिखाता ही नहीं था, तो पहले लगता था गवर्नमेंट बहुत सही काम करे। तो फिस्कल डेफिसिट दिखाता है इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतनी आपकी उधारी। जैसे हमने, अगर अभी आप देखो तो अभी हमने 21-22 के लिए 2021-22 के लिए फिस्कल डेफिसिट को हमने 6.8% पे रखा है। मतलब ये हमारा टारगेटेड है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 6.8% रखेंगे, किसका, जीडीपी का। हमेशा जीडीपी पे काउंट होती है सारी चीजें, आगे डिटेल में आएगा, अभी के लिए थोड़ा सा एक अगर कंसेप्ट आया तो सुनो। इससे पिछले साल जो था 2020-21 में, वो हमारा रहा है 9.5%, और उससे पिछले साल 2019-20 में वो रहा है हमारा 4.6%। ठीक है, अब देखो आप 2019-20 में 4.6% रहा जीडीपी का, मतलब इतनी उधारी थी हमारी, जितनी हमारी जीडीपी है उसका इतना परसेंट हमने उधार लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका बढ़ के 9.5 हो गया। क्यों हो गया 9.5, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन अब किसी को नहीं पता, कि किसी को नहीं पता था जब हम बजट लेके आए कि कोविड वापस से आ जाए, इसलिए हमने 6.8% रखा है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, 6.8% पे तो कैसे रहेगा, क्योंकि अब कोविड आ गया, वापस से उधारी लेनी पड़ेगी पैसे। ठीक है, सिस्टम में पैसा डालना है, गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो उधारी में लेके आएगी पैसा। तो मार्केट बोरिंग जितनी ज्यादा करेगी, टारगेट 6.8% रखा था, लेकिन अब वो 6.8% से ज्यादा जाए। जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाए, या आपके घर में शादी हो, या आपने घर बनाना हो, तो उस समय जो आपका बजट होता है वो बहुत हाई चला जाता है, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अब सब लोग बीमार है, हर चीज आपको बाहर से लानी पड़ रही है। ठीक है, कुछ यहाँ बन नहीं रहा, अब भी आपको सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये फिस्कल डेफिसिट आपका बहुत हाई जाएगा। टैक्स में पैसा मिल नहीं रहा है आपको, और खर्चे इतने सारे। क्योंकि जब बजट आया था आपका 21-22 वाला, ठीक है, तो जब बजट आया था उस समय ये सेकंड वेव नहीं आई थी। ठीक है, सेकंड वेव अब जो आपकी आई है, तो इससे आप पता चल रहा है कि हमको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो फिजिकल डेफिसिट जो आपका पिछले साल हमने, देखो ये भी 9.5% आया ना, जबकि हमने टारगेट कितना किया था, टारगेट तो हमने 3.8% किया था। तो टारगेट, जैसे हम कई बार टारगेट करते हैं ना, आज 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, हम एक ही पढ़ पाते हैं, तो डेफिसिट रह गया 3 चैप्टर। ऐसे फिजिकल डेफिसिट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब इसमें दो चीजें हैं, आप भले से 6.8% को आप 15% पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 15% पे जो आप उधारी ले रहे हो ना, ये या तो हेल्थ आपकी इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होनी चाहिए, या फिर ये एसेट्स बनाने के लिए यूज होनी चाहिए। जैसे आप ऑक्सीजन प्लांट्स बनाओ, ठीक है, या ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आप पाइपलाइंस डाल दो, जैसे गैस के लिए डालते हो, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ। ठीक है, उसके लिए अगर यूज हो रही है, तो आगे जाके अगर ऐसी महामारी कुछ आई तो वो कंट्रोल हो जाएगी, तब हमें उधारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर आप ये पैसा लेके लोगों को दे रहे हो, ले ये पैसा तू ले ले, ग्रांट में स्कीम चला दी कोई उल्टे सीधे, उसमें दे रहे हो, वो पैसा कितने दिन चलाएगा, 4 दिन, 4 दिन बाद खर्च कर देगा। हमारे यहाँ पे किसानों की समस्या का भी निवारण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों किसान आज सब प्रॉब्लम में, क्योंकि आपने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नहीं सोची। रूट कॉज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप अगर अच्छे सीड्स प्रोवाइड कराओ, अच्छे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराओ, उनको उनको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बताओ, उनको थोड़ा एजुकेट करो। अगर आप किसानों के लिए एजुकेशन के लिए छोटे मोटे वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बना दो, छोटे मोटे ऐसे छोटे लेवल पे बना दो, जहाँ पे उनको लिटरेट किया जा सके। मेन जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की, मतलब बेस आपका मजबूत होना चाहिए। डेवलप्ड इकोनॉमीज क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। आप बोरोइंग्स 15 के 50% ले जाओ भले, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सब कमाएंगे, अच्छा हेल्दी वर्कफोर्स होगा, कमा के आपको देगा, टैक्स देगा, चुका देना। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
बजटरी में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि कन्वेंशन है हमारा, जो आर्टिकल 112 है बजट इसी में आता है। ठीक है, बजट नाम की कुछ चीज नहीं होती, वो तो हम ऐसे ही यूज करते हैं, नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां पे कन्वेंशन ये है कि हमेशा बजटेड डेफिसिट को जीरो दिखाते हैं, कन्वेंशन है ये, उसमें लिखा हुआ है कि आपको ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखाना है। जैसे आपके आईएमएफ में कन्वेंशन है मैनुअल 6 में कि आपको सारी एंट्री डॉलर में दिखानी है। अब क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वहां लिखा है, गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, जो बजट है उसमें लिख के दिया हुआ है कि इतना दिखा, जीरो दिखाना है तो जीरो दिखाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, क्लियर, इसलिए उसको जीरो दिखाते हैं बजटेड डेफिसिट को, कन्वेंशन है कि बजटेड डेफिसिट आपको जीरो दिखाना है। ठीक है, एक बजट डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा एक्चुअली, जब बजट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये जैसे फिस्कल डेफिसिट का हमने कंसेप्ट देखा ना कि कैसे आपका उनको पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, देख ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ये जो आपकी मार्केट बोरोइंग्स होती है ना, ये जो मार्केट बोरोइंग्स की हमने अभी बात की थी, ये मार्केट बोरोइंग सारी उधारी वाला पैसा होता है, सारा उधारी वाला पैसा होता है। लेकिन ये जो आपका फिस्कल, ये जो आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, ये उधारी वाला पैसा नहीं है, ये उधारी में नहीं गिना जाता। देखो अब इसके दो कारण है, क्यों उधारी में नहीं गिना जाता, इसके दो कारण है वेज एंड मीन्स एडवांसेस में। एक तो ये आपस की बात है आरबीआई और गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो या आप स्टेट गवर्नमेंट ले लो। ये ऐसे बात हो गई जैसे कि मेरे घर में मैं हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे मेरा ब्रदर है और यहाँ पे मेरी मदर है। अब आपस में एक दूसरे को पैसे, मतलब मान लो मेरे, मैं पैसे कमाता हूँ, इन दोनों को जरूरत है तो मैंने इनको पैसे दिए। ठीक है, अब करेंगे वापस तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो WMA में करते हैं पैसे वापस क्योंकि इनको पता है आगे फिर नहीं देगा ये। ठीक है, तो WMA में आरबीआई इन दोनों को देती है, तो ये एक तरह से आपका वो नहीं है, ये एक तरह से उधारी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पैसा वापस मिल जाएगा इसको विद इन 90 डेज। जो फिस्कल डेफिसिट में पैसा आता है, जो आप बोरोइंग्स करते हो, वो लंबे टाइम के लिए होते हैं बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स आप करते हो वो लंबे टाइम के लिए चलती जाती है। आपने लोन ले रखा है, बाहर से उधार लिया लोन, वो लोन पे इंटरेस्ट आप पे करते जा रहे हो। तो बोरोइंग्स जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। क्यों, क्योंकि मेरा फिस्कल डेफिसिट आप देखो ना कब से चला आ रहा है, मतलब जो उधारी मैंने ली थी वो आज तक मैंने नहीं चुकाई है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इसलिए इनको बोरिंग्स जो होती है वो फिस्कल डेफिसिट में आती है, उनको हम बोरिंग कहते हैं, मार्केट बोरिंग। मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट से उठाया आपने। ये आपका विद इन, देखो ये इन तीनों के बीच में चल रहा है पूरा के, तो ये 90 डेज के लिए होता है, इसलिए हम इसको फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं करते। अगर हम इसको भी फिस्कल डेफिसिट में काउंट कर लेंगे तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा हाई दिखेगा। तो दूसरा कारण ये है कि फिस्कल डेफिसिट में अगर मैं इंक्लूड कर भी लूं, मान लो, पहली बात तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो अलग तरह की बोरोइंग्स है 90 डेज के लिए। अगर मैं इसको फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड कर लूं तो दिक्कत ये है कि फिस्कल डेफिसिट मेरा और ज्यादा दिखाई देगा। अगर फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा दिखाई देगा तो जब आप पढ़ोगे बजट डॉक्यूमेंट आप देखोगे कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि ये तो अच्छे से काम ही नहीं कर रही। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट खुद को भी फेवर करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस को फिस्कल डेफिसिट का पार्ट नहीं मानती है। वैसे भी नहीं मान सकते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए आपकी क्या होता है, लोन होता है, जबकि बोरिंग जो होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब आप देखोगे बजट डॉक्यूमेंट तो उसमें WMA भी लिखा रहता है। ठीक है, बजट डॉक्यूमेंट जब आप देखोगे, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें एक WMA भी आपका लिखा रहता है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस, बट वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर फिस्कल डेफिसिट। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, पेपर के लिए ये पॉइंट बहुत काम का है क्योंकि वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा कि WMA फॉर्म्स द पार्ट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। नहीं, it is not considered as part of fiscal deficit। फिस्कल डेफिसिट का पार्ट नहीं होता है वेज एंड मीन्स एडवांस। अभी समझा दिया। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपका बजटरी डेफिसिट, जिसको हम हमेशा जीरो रखते हैं। ये बात ध्यान रखना है, इसको हमेशा जीरो रखते हैं। क्यों रखते हैं, आर्टिकल 112 बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपके आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल है, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वलिटी, सब चीजें। अब आप बोलो कि सब इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है।
अनटचेबिलिटी को क्यों नहीं करना चाहिए हमें प्रैक्टिस, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। टाइटल्स को अबोलिश क्यों कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा कुछ। जो बजट बोल रहा है, जो आर्टिकल बोल रहा है वो बोल रहा है। मैं सिर्फ आपको वो चीजें समझा रहा हूँ जो वाली, ठीक है। मैं मन की बात नहीं करता, ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ जो सही में होता है, ठीक है। सो बजट डेफिसिट प्लस मार्केट ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है? मार्केट ग्रोथ। आप देख लेना, जितनी उधारी होती है वही फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी बाय एन इंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट कितनी उधारी ले रही है उससे आपको इकोनॉमी का अंदाजा लग जाता है कि कितने गड्ढे में है, कितने मतलब हमने लॉस में है, या कितना गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम कर रही है, पूरे तरीके से काम कर रही है। अब देखो इसमें दूसरी चीज और है, बहुत सारे डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइवेट डेफिसिट। मैंने आपको बोला कि फिस्कल डेफिसिट जो है वैसे तो खराब ही है। देखो अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप ये सारा लोन, इस पे जितना लोन ले रहे हो उस पर इंटरेस्ट भी देना है। ये जो हम इंटरेस्ट देते हैं ना लोन पे, जितना हमने उधारी लिया हुआ, ये सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट बनाता है मेरी एक्सपेंडिचर का। अब सोचो आपने लोन लिया हुआ है कहीं से, अगर वो लोन मैंने मान लो एसेट बनाने के लिए लिया, मैंने कोई इंडस्ट्री खोली, या मान लो मैंने कोई हॉस्पिटल बनाया या स्कूल बनाया, वो तो मेरे को कमा के देगा। लेकिन वो लोन लेके मान लो मैं सब्सिडीज पे खर्च कर दिया, लोगों को उल्टी सीधी स्कीम्स दे दी जिन पे उनको पैसा पहुंच ही नहीं रहा है, बीच में आपके बिचौलिए खा गए, मिडिल मैन खा गए। तो ये फिर फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो पैसा आप लोन में ला रहे हो वो सारा वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या पिक्चर देगा कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत मतलब फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है उसमें, मतलब वो अच्छे से पैसे को मैनेज नहीं कर रही है। लेकिन आप डेवलप्ड इकोनॉमीज का देखो, उनका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, लेकिन उनका फिस्कल डेफिसिट हाई है, लेकिन आप बजट भी पढ़ोगे, आप उनका फिस्कल डेफिसिट देखो कि 10%, 15%। आपके दिमाग में आएगा, जब अगर वहां के सिटीजन हो आप, आपके दिमाग में आएगा गवर्नमेंट ने पैसा लिया, हमारे लिए लिया है, एसेट्स क्रिएट कर रही है। हमारे यहाँ जब भी हम फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, हमारे दिमाग में क्या आएगा? गवर्नमेंट पैसा लेके स्कीम्स को लगा रही है इधर उल्टे सीधी चीजों में, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पॉपुलिस्ट स्कीम्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स से होता है। फिर लीकेज बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा हाई है। तो फिर क्या करोगे आप? क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत हाई है, आपका गोल्ड का इंपोर्ट बहुत हाई है, डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा है, पेंशन पे बहुत ज्यादा खर्चा है, फालतू की स्कीम्स पे बहुत ज्यादा खर्चा है, सब्सिडी लीकेज बहुत ज्यादा है, फूड सिक्योरिटी बिल बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को क्या स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है, टाइम लगेगा। तो टाइम लगते लगते आपका फिस्कल डेफिसिट, बीच में कोविड आ जाएगा, तो वैसे ही वो वाली बात है ना कि पहले ही कोड था, अब उसमें खाजोर हो गई। मतलब पहले ही फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, रेवेन्यू कुछ था नहीं, अचानक से कोविड हो गया, इसने फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा हाई कर दिया। तो फिस्कल डेफिसिट आपका गवर्नमेंट का डेट इंडिकेट करता है, ठीक है, साथ में इकोनॉमी का स्टेटस भी इंडिकेट करता है कि आपने कितना उधार लिया और उधारी का आपने किया क्या, ठीक है। तो अगर एसेट्स क्रिएट करने के लिए मेरा फिस्कल डेफिसिट है तो दैट इज गुड, और अगर एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे उड़ा दे रहा हूँ, देन दैट इज वेरी बैड फॉर एवरीवन, ठीक है। पैसा हमेशा अच्छा है अगर आप उससे एसेट क्रिएट करते हो, भले से आपका हो भले से उधारी का हो। पैसा बुरा है अगर आप उसको ऐसे वेस्ट करते हो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आपको कमा के देगा, ठीक है। लेकिन कोविड में तो अभी पैसा वैसा छोड़ो, अभी तो जान बचाने की नौबत, मतलब जान बचाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आदमी की जब जान पे आती है ना, तो फिर सब सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज योर फिस्कल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। डिटेल में देख लिया हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस। पेपर के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना, वो पेपर में क्या पूछेगा, रिसेंटली ये टर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस वाज इन न्यूज़, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। तो ये क्या करती है, ये मतलब है इसका। वो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है लोगों की, स्टेट गवर्नमेंट लोगों की हेल्प करती है, आरबीआई हेल्प करता है, या बैंक हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये आरबीआई इंपॉर्टेंट है, बस आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। जो मैंने इतना आपको बोल बच्चन किया उसकी भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़ें, ठीक है। ये डिफ्लेशन वाले तो हम पढ़ ही चुके हैं, फिलिप्स का, ठीक है। एक फिलिप्स आपके इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कर्व दी है। अब इन्फ्लेशन हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन बार बार हम कम यूज कर रहे हैं, और हम बार बार एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए फिलिप्स कर्व पिक्चर में आती है। फिलिप्स कर्व क्या कहती है आपकी,
अगर मैं फिलिप्स कर्व बनाऊं तो कर्व्स हमको सारी पढ़नी है, ठीक है। जब हम माइक्रो पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें हम ये इनके थ्रू देखेंगे, ठीक है। ये प्लॉट करके ग्राफ, डिमांड सप्लाई वगैरह के। फिलिप्स कर्व क्या कहती है आपकी? ये आपका इन्फ्लेशन है और इधर आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो जब आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन, ये देखो आप अनएम्प्लॉयमेंट, जब इन्फ्लेशन आपका हाई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाई है इन्फ्लेशन, ये देखो इधर। जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है ना, मैंने आपको क्या बोला था, इन्फ्लेशन होगा सिस्टम में तो सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट है यानी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कम है या फिर, तो यहाँ पे ऐसा ही है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता है, और इन्फ्लेशन जब आपका कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ता है। यानी कि आपके इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन, ये जो कर्व है इसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। तो पेपर के लिए आप याद रखना, फिलिप्स कर्व क्या दिखाती है आपको, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन दिखाती है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली इतना काम का, फिलिप्स कर्व क्या दिखाती है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में रिलेशन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ही होता है हमेशा इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, तो अगर इन दोनों में डायरेक्ट है तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में कैसा होगा, आपका इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिलिप्स कर्व जब उसने दी तब ठीक है, ये मान लिया लोगों ने कैसा होता है। लेकिन 1970s में, ठीक है, 1970s के आसपास एक नया फिनोमेना देखा गया, ठीक है। ये आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसने बोला सही, लेकिन जो आपका, ठीक है, आपका 1970s में, ठीक है, एक नया फिनोमेना देखा गया जिसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है, इसलिए इसको दोबारा यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको 1970s में एक स्टैगफ्लेशन एक फिनोमेना देखा गया, और आपको पता है स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में आपका इन्फ्लेशन हाई होता है, प्राइसेस चीजों की हाई होती है, लोगों के वेजेस भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टैग्नेंट। यानी यहाँ पे जितना अनएम्प्लॉयमेंट था उतना ही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो हम कहेंगे। तो जब स्टैगफ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो रिलेशन था, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होल्ड करता है। स्टैगफ्लेशन स्पेशल केस है, वहां पे आपका सिस्टम में इन्फ्लेशन है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, वेजेस भी इंक्रीज हो रहा है, फिर भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि लोगों को तब भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। स्टैगफ्लेशन में मैंने एक्सप्लेन किया। तो जब स्टैगफ्लेशन वाला फिनोमेना आया, स्टैगफ्लेशन किसकी वजह से था, हमने देखा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब आपका स्टैगफ्लेशन होता है तो स्टैगफ्लेशन के टाइम पे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है,
जबकि उस समय क्या है, आपका इन्फ्लेशन है, लेकिन जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं? बिकॉज स्टैगफ्लेशन इज ए स्पेशल केस, stagnation plus inflation. Even after inflation is there in system, people are not finding jobs and companies are not finding customers. तो फिर रिलेशन वो आपका होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट तो उतना ही, जबकि इन्फ्लेशन हाई होगा तो लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। इसका मतलब जो फिलिप्स कर रहे हो यहाँ पे फेल हो जाती है। किस केस में फेल हो जाती है? स्टैगफ्लेशन। तो ये पॉइंट भी याद रखना फॉर योर प्रिलिम्स। इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन फिलिप्स कर्व डज नॉट, ठीक है। ओके, फिलिप्स कर्व इसके लिए, तो ये याद रखना फिलिप्स कर्व पेपर के लिए। नेक्स्ट इज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। हेडलाइन, देखो ये वर्ड याद रखो, हेडलाइन। एक हेडलाइन होता है, एक कोर होता है। ये अभी टर्म्स यूज हो रही है, आगे ये बार बार यूज होगी, ठीक है। तो आपको उस समय ये नहीं पूछना है सर हेडलाइन क्या होता है, कोर क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होती है, स्टैगफ्लेशन तो आपको पता ही है, फिस्कल क्लिफ क्या होता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको पूरे सिस्टम का टोटल इन्फ्लेशन देता है, उसे हम हेडलाइन कहते हैं। जैसे मान लो मुझे इकोनॉमी में आपकी इन्फ्लेशन निकालना है, तो हर चीज का देगा, कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना है, सारा सिस्टम का, टमाटर प्याज, ठीक है, हरी मिर्च, खाना, ठीक है, फ्यूअल इलेक्ट्रिसिटी, सबका इन्फ्लेशन जब देता है तो उसे कहता है हेडलाइन। हेडलाइन मतलब इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, ओवरऑल महंगाई देता है पूरे सिस्टम। तो पूरे सिस्टम की जो ओवरऑल महंगाई देता है उसे कहते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हमारे यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सी चीज से काउंट करते हैं हम? सीपीआईसी से। मैं पहले ही बता चुका हूँ किससे काउंट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। हमने देखा था सीपीआई रूरल, आगे डिटेल में देखेंगे इंडाइसेस, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, इन दोनों को मिला के जो काउंट करते हैं दैट इज कंबाइंड, ठीक है। तो रूरल का भी दे रहा है, अर्बन का भी दे रहा है, इसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जब भी आप देखोगे, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि सिस्टम में इन्फ्लेशन है, अभी मान लो मैं बोलूँ 6% इन्फ्लेशन है, तो ये 6% इन्फ्लेशन में पूरे सिस्टम का इन्फ्लेशन बता रहा हूँ, एवरेज करते हैं सबका, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, लास्ट ईयर फॉर्मूला है, आगे देखेंगे। आप तो बोलोगे कि हर चीज का अलग अलग वेटेज है, लास्ट ईयर फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको कि लास्ट ईयर फॉर्मूला किस तरीके से काउंट करता है इन्फ्लेशन। देखो सीधी सी बात है, आप कार जो है, जैसा अभी आप स्टूडेंट हो, आप तो कार खरीदोगे नहीं, और कार आदमी जिंदगी में एक बार खरीदता है, 2 बार खरीदता है। बहुत अमीर लोग होते हैं वो बदलते नहीं, तो एक मिडिल क्लास पर्सन एक बार कार खरीदेगा, 2 बार खरीदेगा, ज्यादा हुआ तो 3 बार खरीदेगा। कपड़े भी आप रोज नहीं खरीदते हो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। लेकिन आप साबुन जो है वो वीक में एक दिन खरीदते हो, या फिर जो सब्जी है वो आप डेली खरीदते हो। तो am I audible now? Am I audible? ठीक है। तो सीपीआई कंबाइंड तक आपको समझ आ गया, सीपीआई कंबाइंड तक, सीपीआई कंबाइंड तक कर लिया ना हमने, सीपीआई कंबाइंड देख लिया ना, ठीक है। सीपीआई कंबाइंड तक डिस्कस कर लिया। लास्ट ईयर फॉर्मूला बता रहा था, उसके बाद ही आपका म्यूट हुआ है ना, ओके। तो आप है ना कार कभी कभी खरीदते हो आप, लेकिन आप है ना, जैसे मैंने कहा सोप, ये आप वीक में एक दिन खरीदते हो, लेकिन वेजिटेबल्स आप डेली खरीदते हो ऑलमोस्ट। तो अगर मैं इन्फ्लेशन को देखूंगा तो इस वाला इन्फ्लेशन मुझे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, इसका इससे थोड़ा कम करेगा, और इसका तो बिल्कुल कम करेगा, क्योंकि कार तो मेरे को साल में एक बार खरीदनी है, या फिर मान लो 6 साल में, 7 साल में। तो जब लास्ट पीरियड फॉर्मूला होता है ना, इसलिए अगर मैं इन सबको एक साथ मतलब सेम वेटेज दूं, तो सेम वेटेज दूं तो उससे मेरा फॉर्मूला हमेशा गलत आएगा, इन्फ्लेशन हमेशा गलत निकलेगा। क्यों?
क्योंकि इन्फ्लेशन में ये चीज सबको इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वेजिटेबल सब खाते हैं, डेली बेसिस पे खाते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो कार कभी खरीदेगा ही नहीं, और गरीब आदमी सूप भी खरीदेगा तो क्या कभी कभी खरीदेगा, बिना सूप के नहा लेगा। यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसमें मुझे वेटेज देखना पड़ेगा, किसका कितना वेट है। वेट किस हिसाब से दिया जाता है कि आप किस चीज को कितना यूज कर रहे हो, वही लास्ट ईयर फॉर्मूला है। लास्ट ईयर फॉर्मूला आपका कैसे निकालता है, वेटेड मीन निकालता है। देखो आपको ये चीज समझ आ गई ना कि भाई आप वेजिटेबल्स डेली खाते हो तो उसका इन्फ्लेशन उसमें होगा, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपको। आप कार खरीदनी नहीं है आपने अभी, तो उसमें इन्फ्लेशन हो ना हो अभी आपको क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको। तो इसलिए हम ये जब देखेंगे लास्ट ईयर फॉर्मूला, तो लास्ट ईयर फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है सीपीआई कंबाइंड, सारे इन्फ्लेशन इसी से काउंट होते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और आपका आईआईपी। क्यों? क्योंकि हर चीज में वेटेड एवरेज का मैटर करेगा, कि भाई जो चीज मैं डेली खाता हूँ उसमें इन्फ्लेशन हाई है तो मुझे दिक्कत है। अब अगर कार में इन्फ्लेशन है, मान लो हवाई जहाज है, एयरक्राफ्ट, उसमें कोई दिक्कत है, उसको खरीदने में मान लो इन्फ्लेशन है उसमें 10%, मुझे क्या करना, मुझे कौन सा हवाई जहाज खरीदना है। तो उन चीजों को हम ज्यादा वेट देते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। और डेली बेसिस पे हम किसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा, फ्यूल एंड फूड। आपको पता है फ्यूल एंड फूड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। भले से आप कैरोसिन यूज करो, एलपीजी यूज करो, डीजल यूज करो, पेट्रोल यूज करो, या खाने में आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो कुछ भी खाओ, तो फ्यूल एंड फूड ऐसी चीज है जो सबको इम्पैक्ट करता है। इवन अगर आप फ्यूल यूज नहीं कर रहे, आप ट्रेवल कर रहे हो बाई कैब और बाई ट्रेन और बाई बस और बाई मेटाडोर, तो अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेगी तो वहां पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो फ्यूल एंड फूड ऐसी चीज है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं या जो हमें इम्पैक्ट करती है। इवन अभी आप घर में बैठे हो, घर में बैठे भी आपके घर में एलपीजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहीं भी आपको आसपास भी जाना है तो आप पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी में, या अगर आपको किसी से प्राइवेट व्हीकल ओन करना है उसके लिए भी वो आप पे करोगे, अगर पेट्रोल डीजल की प्राइस ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज करेगा। खाना आप खाओगे घर में बैठे रहो, भले से कहीं पे भी जाओ। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो सबको इम्पैक्ट करती है, इसलिए इनको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है। तो वेटेज किस हिसाब से मिलता है, वेट किस हिसाब से मिलता है कि कौन सी चीज आप ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। जो ज्यादा यूज करते हो उसको ज्यादा वेट मिलेगा। क्यों ज्यादा वेट मिलेगा? क्योंकि उस पे कोई भी तरह का इन्फ्लेशन होगा वो आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है ये पूरे सिस्टम का इन्फ्लेशन आपको देता है, और उसको हम किससे किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट हेडलाइन इन्फ्लेशन यूजिंग लास्ट ईयर्स फॉर्मूला, ठीक है। लास्ट ईयर्स फॉर्मूला क्या देता है आपको, वेटेड मीन देता है। वेटेड देखो सिंपल मीन होता है, सिंपल मीन में आपने सबको बराबर का वेट दे दिया, दैट इज सिंपल मीन। जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को सबको मैंने 80-80 मार्क्स दे दिए, ठीक है। वो आपका क्या है, और इन सबका 80 का मैंने प्लस करके उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज सिंपल मीन। एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या है, दो चीजों को हम साथ में लेते हैं, जैसे इसको भी लें और साथ में बच्चे की एज लें या कुछ और एक और पैरामीटर ले लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इन सबको ऐड करें। यानी वेटेड एवरेज में वेट भी होता है, एक तो ये 80 मार्क्स ले लिए, साथ में वेट भी हमें लेना पड़ेगा। तो आपका जो ये हम लास्ट में फॉर्मूला में देखेंगे, वैसे ये एवरेज और वेटेड एवरेज हम सी सेट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सी सेट की क्लास नहीं ले रहा तो इस पर नहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए, जब लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा तब समझा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेटेड एवरेज चलेगा, वेटेड मीन चलेगा, सिंपल मीन नहीं चलेगा कि आपने कार को भी 10 वेटेज दे दिया, 10 वेट दे दिया, इसको भी 10 दे दिया, इसको भी 10 दे दिया, सबको 10 दे दिया। नहीं, कार में कभी कभी खरीदता हूँ तो उसको वेट मान लो मैंने 2 दिया, मैं वेजिटेबल रोज खरीदता हूँ तो उसको वेट मैंने 20 दिया, इस तरीके से वेट मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ये हम आगे जाके देखेंगे वेटेड एवरेज में। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपका पूरा इन्फ्लेशन। अब आ गया कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, फूड एंड फ्यूल को माइनस कर दो, इसमें से टोटल जो आपका हेडलाइन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मान लो आपका आया 6%, और आपका मान लो, देखो गवर्नमेंट हमेशा फूड और फ्यूल में जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्यों? क्योंकि वो सबसे जरूरी है। और मान लो आपका फूड एंड फ्यूल में इन्फ्लेशन है मान लो
3.5%। ठीक है, अब इन इसमें से अगर इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 में से इसको करेंगे तो 2.5। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा कोर इन्फ्लेशन कितना है, कोर इन्फ्लेशन इज 2.5%। हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालो, हेडलाइन इन्फ्लेशन आपने सबको अलग अलग वेट देके निकाला, लेकिन उसी में फूड एंड फ्यूल भी है, उसको भी मैं वेट देके निकाला तो उन दोनों का सिर्फ मान लो दोनों का लू तो वो कम आएगा, 3.5 है। तो कोर इन्फ्लेशन में से जब आप हेडलाइन इसको फूड एंड फ्यूल को माइनस कर दोगे, इसमें से हेडलाइन में से जब आप फूड एंड फ्यूल, सिर्फ दो चीजें, इन दो में जितना इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर दोगे तो हम बोलेंगे वो कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन आपको क्या दिखाता है, फूड एंड फ्यूल के अलावा बाकी जो सिस्टम में इन्फ्लेशन है वो दिखाता है। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन भी याद रखना, कोर इन्फ्लेशन इज हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। नाउ इसको अंडरलाइंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम भी है इसका अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, ये नाम याद रखना। कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज अंडरलाइन इन्फ्लेशन। और ये क्या दिखाता है, आपका इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, कि कितना इन्फ्लेशन रह रहा है सिस्टम में, वो तो सारे ही दिखाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कितना है, क्यों, क्योंकि फूड एंड फ्यूल, देखो सीधी सी बात है, क्यों ये लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, क्योंकि फूड एंड फ्यूल जो है ना, इनकी प्राइसेस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती है। गवर्नमेंट भी इनको कंट्रोल करती है ज्यादा, आरबीआई भी इनको ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता। और फूड की प्राइसेस आपकी ज्यादा होंगी तो हम तुरंत कम करेंगे, फ्यूल की प्राइसेस आपकी इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है। तो ये मिडिल ईस्ट में अगर कहीं पे थोड़ी बहुत वो हो गया इनस्टेबिलिटी, तो उससे फूड एंड फ्यूल प्राइस, ये फ्यूल प्राइसेस इंपैक्ट होंगी। यानी ये आपस में, और फ्यूल की प्राइसेस इंपैक्ट होंगी तो फूड की भी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपकी क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएट करती है। मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, 10 दिन बाद। तो इनमें हम लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं देख सकते, लेकिन इनके अलावा बाकी जो चीजें, जैसे सोप हो गया मान लो, अब सोप में ऐसा तो है नहीं आज 10 रुपए का कल 50 रुपए का हो जाएगा। सोप में इतना फर्क नहीं पड़ता है कि अचानक से सबको सपना आ गया कि ये सोप पर्टिकुलर, इस सोप से नहाने से कोरोना ठीक हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो सोप की प्राइसेस जो हो गई वो, या कार की प्राइसेस अचानक से बढ़ गई, नहीं, क्यों, क्योंकि उनमें अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड कभी नहीं आ सकती, आएगी लेकिन इतनी नहीं आएगी कि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करें। तो कभी भी फूड एंड फ्यूल की प्राइसेस लॉन्ग टर्म के लिए हमको नहीं बता सकते कि इसकी प्राइसेस यही होने वाली है। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं उनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज सूप अगर आपका 10 रुपए का आ रहा है, तो हो सकता है कि 1 साल के बाद 50 पैसे बढ़ जाए, या इसमें 1 रुपया बढ़ जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन फूड एंड फ्यूल में आज मेरा प्याज अगर 10 रुपए केजी है, कल की डेट में थोड़ा सा भी उसकी सप्लाई में कुछ भी हो सकता है, तो वो 50 रुपए केजी हो जाएगा, 100 रुपए केजी हो जाएगा। सोप में ऐसा नहीं है 10 रुपए का है तो 30 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, नहीं। कार में भी ऐसा नहीं कि 6 लाख के तो 12 लाख के हो गए, नहीं, 6 की है तो 6.5 की हो जाएगी, 6.25 की हो जाएगी, या 6.5 की हो जाएगी, 6.10 की हो जाएगी। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस में तो आप देखो, पेट्रोल आपका कहां से कहां पहुंच गया, डीजल आपका कैसे फ्लक्चुएट होता है, एलपीजी आपकी कहां से कहां पहुंच गई। और जैसे ट्रांस फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेगी, फूड पे भी इम्पैक्ट आएगा। मानसून अच्छा नहीं रहा तो दिक्कत, मानसून अच्छा आ गया तो दिक्कत, अगर गेहूं ज्यादा हो गए तो दिक्कत, गेहूं कम हो गए तो दिक्कत, शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो दिक्कत, प्रोक्योर नहीं हुआ तो दिक्कत। तो यहाँ पे जो फूड एंड फ्यूल प्राइसेस होती है वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती है, इसलिए उनको हम जब साइड में कर देते हैं तभी हम लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देख पाते हैं, क्योंकि उनको इंक्लूड करेंगे तो वो तो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होंगे। तो उनको साइड में कर दो, उनको साइड में करने के बाद कोर इन्फ्लेशन बचता है, और कोर इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपकी फूड, ये जो प्राइसेस है वो इस तरह से वेरी करेंगे। फूड एंड फ्यूल को अलग कर दो, क्यों अलग कर दो, क्योंकि वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होते हैं। इज इट क्लियर, ये क्लियर है आप सबको, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन इज क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं, बेस इफेक्ट। ठीक है, बेस इफेक्ट के बाद क्या है, हाँ फिर ये डायग्राम है, फिर हम बेसल हमारा कल ही डिस्कस, परसों होगा। बेस इफेक्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बार बार यूज होगा बेस इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो बेस इफेक्ट क्या होता है, हम क्या है हर चीज के लिए बेस ईयर लेते हैं।
और उस बेस ईयर में हर चीज की हम एक प्राइस होती है। जैसे मान लो मैं अभी आपका सीपीआई के लिए हमारा 2012 का बेस ईयर, ठीक है। उस समय मान लो मेरी अनियन जो थी, वो अनियन छोड़ो, आप मान लो उस समय आप ले लो कोई और चीज लो, मोबाइल ले लो ना, ठीक है। कोई एक मोबाइल था जो आपका कितने का आता था, 10,000 का आता था उस समय, उसके प्राइस 10,000, ठीक है। वही मोबाइल आपका 2013 में मान लो 11,000 का हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, 10,000 11,000 कितने का डिफरेंस हुआ दोनों में, 1,000। 1,000 इसका कितना परसेंटेज है, 10%, तो हम बोलेंगे इसमें इन्फ्लेशन कितना आया, 10% इन्फ्लेशन। क्या तरीका है इन्फ्लेशन निकालने का, सी सेट में पढ़ा होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या है, 11,000। इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, 10,000 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10,000। तो फॉर्मूला क्या होता है कोई भी चीज निकालने का, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। देखो ये फॉर्मूला मैं तो कभी लगाता नहीं हूँ, ना लगाया, आपके लिए बताया। मैं तो डायरेक्टली देख लेता हूँ, दोनों में 1,000 का डिफरेंस है, 1,000 इसका कितना परसेंटेज है, 10%, तो 10% है इसका। तो अगर इस इंटू 100, ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे तो 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, बच गया कितना, 10%। अब यहाँ पे क्यों मैंने क्यों मेरा 10% आया, क्योंकि बेस ईयर में ये ले रहा था, समझ गया आप बात को। अब मान लो 2014 में, ठीक है, इसकी प्राइस आपकी हो गई 12,000, या मान लेते 12,000 और 100 रुपए हो गए, ठीक है। अब आप देखोगे तो प्राइस में डिफरेंस कितना आया, 1,100 का। दोनों का डिफरेंस कितना लोगे, तो आप 1,100 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जब आप इन्फ्लेशन निकालोगे इन दोनों के बीच में, अब इसके लिए बेस ईयर कौन सा ले रहा हूं मैं, ये वाला। अब ये बेस ईयर मान लो, आप इन्फ्लेशन निकालोगे तो वो 10% से कम आएगा। आप निकाल के देख लेना भले से, वो 10% से कम आएगा। क्यों कम आएगा, देखो बड़ा ज्यादा, कितना बड़ा, 1100, ठीक है, 1100 इसका, हाँ 10% ही आएगा, ठीक है। अगर आप निकालोगे तो 10, इसका 10% आएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा 1100 बड़ा आया 10% ही, यानी यहाँ पे 1,000 बढ़ने के बाद भी 10% आ रहा था, यहाँ पे 1100 बढ़ने के बाद भी 10% आया। क्यों वो 10% आया, इस बेस ईयर चेंज की वजह से। जैसे एक आपका सिंपल एग्जांपल है, कोई मान लो चीज 100 की है, वो 100 से 110 की हुई, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 10% आपका इन्फ्लेशन आया, और वो 110 से 120 की हो गई, यहाँ पे इसको 12,000 ही ले लेना, ठीक है। तब आप देखना, तब आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 110 से 120 की हो गई। अब आप इन दोनों में अगर निकालोगे इन्फ्लेशन, तो वो 10% से कम आएगा। दोनों में इंक्रीज सेम हुआ है, यहाँ पे भी 10 रुपए का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 10 रुपए का इंक्रीज हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन आपका चेंज हो गया, किस वजह से, इसकी वजह से, बेस की वजह से। तो बेस की वजह से इन्फ्लेशन चेंज होता है, इसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम, बेस इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जब, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को। अभी 2021 चल रहा है, हम देखेंगे 2020 में उसकी प्राइस कितनी थी, उसके मुकाबले कितना इन्फ्लेशन आया,
लेकिन जब हम पीछे जाएंगे तो 2019 से जब उसको कंपेयर करेंगे तो इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर ये है। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बेस ईयर ये है। लेकिन अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे अलग अलग बेस ईयर से तो कभी हमें इन्फ्लेशन की सही पिक्चर नहीं मिलेगी। इसलिए हम इन्फ्लेशन का एक बेस ईयर फिक्स कर देते हैं और सारी चीजों को हम किससे कंपेयर करते हैं? उस वाले बेस ईयर से। इसलिए बेस ईयर की जरूरत पड़ती है। तो अभी के लिए आप बेस इफेक्ट आपको क्या दिखा था? बेस इफेक्ट आपका अलग अलग बेस ईयर होगा। तो अलग अलग बेस ईयर होगा उस समय उसकी जो बेस ईयर में प्राइस होगी वो अलग अलग होगी। तो उसमें जो चेंज आएगा भले से चेंज सेम है लेकिन इन्फ्लेशन अलग अलग दिखाएगा आपको। जैसे अगर कोई चीज आपकी, उसको हटा रहा हूं एक सेकेंड, अगर कोई चीज आपकी 200 से या 400 से मान लो आपकी 500 होती है तो यहाँ पे 100 का चेंज आया, आप इन्फ्लेशन निकालना। और वही 500 से 600 की हुई, यहाँ पे भी 100 का चेंज आया, यहाँ पे इन्फ्लेशन निकाला, यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई देगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, बेस की वजह से। जब आप यहाँ निकालोगे तो बेस क्या है? 400 है। जब यहाँ निकालोगे तो बेस क्या हो गया आपका? 500 हो गया। यहाँ पे निकालोगे तो 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। यहाँ पे ये पिक्चर में आया बेस इफेक्ट। यहाँ पे क्या है? 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो दोनों जगह आप निकाल के देख लेना। यहाँ पे आपका 25% आया, एक काट के देख लो। पहले वाले में आपका 25% आएगा, यहाँ पे 20% आएगा, दोनों फर्क आ गया ना। यहाँ पे आपका कितना आएगा? यहाँ पे आपका 25% आएगा इन्फ्लेशन, और यहाँ पे आपका वो इन्फ्लेशन कितना आएगा? 20%। जबकि दोनों में चेंज 100 का ही हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट किसका है? इसका। दिस इज बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट की वजह से हमें इन्फ्लेशन में चेंज देखने को मिलता है, दैट इज बेस इफेक्ट। ठीक है, तो आप अब यहाँ सोचोगे कि सेम चीज 100 की थी, दोनों में 100 का चेंज आया, लेकिन इन्फ्लेशन क्यों चेंज हो गया? बिकॉज ऑफ बेस। ठीक है, अब देखो, the base effect refers to the impact of the rise in price level, that is last year's inflation in the previous year over the corresponding rise in price levels in the current year। ठीक है, इसका मतलब वही है जो अभी मैंने आपको समझाया। When a change in the index in the base period has a considerable effect on the measured inflation, this is called base effect of inflation। अभी देखा ना, एक जगह 25% दे रहा है और दूसरी जगह 20% दे रहा है। किसकी वजह से? यहाँ पे बेस आपका 400 था, यहाँ पे बेस आपका 500। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से इसका बेस चेंज हो गया, उसकी वजह से उसके इन्फ्लेशन में चेंज आया। इज इट क्लियर? ये एक एग्जांपल दिया हुआ है समझाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल भी देख लो आप। The price index of January 2016 is 110 and that of January 2017 is 120। ठीक है, तो अब इनमें इन्फ्लेशन कितना आएगा? 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100, वो कितना है? 9.09%। अब दूसरा केस देखो, मार्च 2017 के लिए 180 हो गया और मार्च 2018 में वो 190 हो गया। अब इसका निकालोगे तो इन्फ्लेशन कम्स आउट टू बी 5.55%, जबकि दोनों में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है, लेकिन इस बेस चेंज की वजह से आपके इन्फ्लेशन में यहाँ पे 9.90% दे रहा था, यहाँ पे आपका 5 नाउ वी सी इन बोथ द केस द इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स इज 10 but the rate of inflation is different, this is due to base effect। is it clear? one question is there for you। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर है इसका? ओके, the answer is C। गॉट इट? ठीक है, इसलिए बेस इफेक्ट आपको पढ़ाया गया, यूपीएससी में 2011 में पूछा गया। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। ये देखो आपका डिफ्लेशन, हाँ, इसका आंसर क्या है?
चंदनदीप ए, चंदनदीप क्या होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त। ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर इज डी। ओके, देखो अब आपको सब क्लियर है। डिफ्लेशन हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्टैगफ्लेशन में भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, बात तो रुक जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है कंट्री का, वहां कहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो तो एक ऐसा लेवल है जहाँ पे इन्फ्लेशन ही डेंजरस हो गया आपकी कंट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ये अनडिजायरेबल है। ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकता है, ये भी आपका अनडिजायरेबल, तो आंसर इज इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, डिफ्लेशन का इसका आंसर क्या है, विच इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। क्या आंसर है, ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो रिसेशन तो बाद में आएगा, तो ये तो आंसर है, वैल्यू से कुछ लेना देना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो आपकी फॉल कर रही है, 10 से 6 जा रही है, 6 से 4 जा रही है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होने का मतलब डिफ्लेशन थोड़ी ना है। तो डिफ्लेशन की परफेक्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वही है। ठीक है, परसिस्टेंट फॉल, कंटिन्यूअसली आपकी प्राइसेस फॉल हो रही है, इसलिए परसिस्टेंट वर्ड यूज किया गया है। बेस इफेक्ट हमने देख लिया, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आप घर से सॉल्व करके लाइए। ठीक है, देखते हैं आप बॉन्ड यील्ड को समझे हो नहीं समझे हो, डेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए अब ये वाला एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर मैं क्लास वाइंड अप करूंगा, फिर कल हम बेसल देखेंगे। ओके, ठीक है। आपको समझ आ गया कि बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, इस चीज को कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कैसे इन्फ्लेशन उनको हेल्प करता है। ठीक है, डेटर्स को बॉन्ड यील्ड पे क्या, बॉन्ड होल्डर्स पे क्या फर्क पड़ता है, कल देखेंगे। ठीक है, आप करना इसको घर जाके। ये देखो इसमें फिजिकल ट्रैप में बता चुका हूँ, एक चीज बतानी बस इसमें, फिर खत्म करेंगे। फिजिकल ट्रैप बता चुका हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। फिजिकल ड्रैग भी देख चुके हैं, फिजिकल डेफिसिट अभी देखा हमने। ये वाला डेटा काम का नहीं है, अभी मैंने आपको बताया, देखो पहले 3.8% रखा था हमने, ये हमारा वो था एस्टिमेटेड, तो बाद में ये कितना निकला हमारा 4.6%। देखो हमने रखा इतना था, और 2021 के लिए हमने रखा था 3.5%, वो निकला कितना, अभी मैंने आपको बताया 9.5, और अगले साल के लिए हमने कितना रखा है 6.8। अब वो देखते हैं कितना जाता है। ठीक है, तो ये डेटा हम पढ़ेंगे कब, जब हम बजट पढ़ेंगे। फिजिकल कंसोलिडेशन में डिटेल में बता चुका हूँ। हाँ, फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस में मैंने आपको कहा था पैकेज दिया जाता है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि जब भी आप फिजिकल वर्ड देखो कहीं पे भी, आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए बस। फिजिकल जहां पे भी वर्ड होगा तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक टैक्सेस और दूसरा एक्सपेंडिचर। बस, एक्सपेंडिचर भी कौन सा, पब्लिक एक्सपेंडिचर। दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए फिजिकल में, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, मतलब रिलेटेड टू मनी है, और मनी में भी क्या है, तो जब मैं फिजिकल स्टिमुलस दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने बात की अभी पैकेज की, तो इसमें मैंने सिंपल सा लॉजिक दिया था कि आप पैसा दे दो, मनी सप्लाई किसी भी तरीके से दे सकते हो। तो पैसा देने का क्या तरीका है, टैक्सेस जीरो कर दो, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दो। ठीक है, टैक्सेस जीरो करके भी आपने लोगों को पैसा दे दिया, क्योंकि वो टैक्स में नहीं दे रहे आप पैसा, साथ में एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, पीएम किसान में पैसा दे दिया, लोगों को मनरेगा में पैसा दे दिया,
ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, मतलब आपको पैकेज देना है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को पैकेज दे दिया, उन पे टैक्स कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। तो फिस्कल स्टिमुलस या फिस्कल वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा वहां मतलब है उसका मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई में भी किस तरीके से टैक्स और एक्सपेंडिचर, तो ये दिमाग में बात ध्यान रखना। फिस्कल स्टिमुलस में टैक्सेस को हम कम कर देते हैं, मनी सप्लाई बढ़ानी है, मुझे सिस्टम में लोगों को पैसा देना है, तो टैक्सेस को हम कम कर देते हैं और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो फिस्कल स्टिमुलस इसके लिए। अब इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहाँ हमने सब चीजें कवर कर ली है। अब हम बेसल पे जाएंगे। कल बेसल खत्म, परसों बेसल खत्म हो जाएगा और सब प्राइम क्राइसिस उसी के साथ खत्म कर दूंगा। फिस्कल क्लिफ आपको क्लियर है, ठीक है। फिर आपको लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, आप पैसे को होल्ड करके रखते हो, नो इन्वेस्टमेंट नो स्पेंडिंग। ट्रैप हो गया ना, ट्रैप लिक्विडिटी का मतलब मनी सप्लाई। थ्रिफ्ट क्या होता है, थ्रिफ्ट में आप सोच समझ के खर्चा करते हो, थ्रिफ्ट में आप खर्चा करते हो, थ्रिफ्ट का मतलब है आप खर्चा करते हो। लिक्विडिटी में आपने होल्ड ही करके रख लिया, आप खर्चा नहीं कर रहे। तो थ्रिफ्ट क्या होता है, मित व्ययी, वो सोच समझ के खर्च करने वाला। जैसे मान लो आपने आज की डेट में पैसा होल्ड किया हुआ है, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप। और मान लो मैं बहुत अच्छे बॉन्ड्स है कोई, या बहुत अच्छे शेयर्स हैं जो मुझे पता है अभी कोरोना में सस्ते मिल रहे हैं कोविड की वजह से, उनमें मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो ये मित व्ययी है, मतलब मैंने ऐसी जगह खर्चा किया जहां खर्च करना था और जो आगे जाके मुझे पैसा भी देगा। या मान लो मेरी बहुत जरूरत की चीज है, जैसे मेडिसिन आपको चाहिए चाहिए, वहां पे आपको खर्चा करना ही करना है, तो वो मित व्ययी है। लिक्विडिटी ट्रैप में तो कोई नहीं, मेडिसिन भी नहीं चाहिए, अपन है ना गर्म पानी पी के काम चला लेंगे, घर में कुछ अपना इलाज कर। लिक्विडिटी ट्रैप में मतलब पैसे को आप इकट्ठा करके रख रहे हो कि बाद में भाई कुछ भी हो सकता है, बाद में करेंगे खर्च इसको, अभी बचाओ जितना बचा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी ट्रैप एंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट में आप करते हो सोच समझ के करते, लिक्विडिटी ट्रैप में आपने होल्ड करके रख लिया पैसा, तो उससे इकोनॉमी को काफी नुकसान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क।